नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है। उम्मीद है कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छे से गया होगा और उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स का पेपर जीएस 1। ओके, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या लेवल है, कितना कट ऑफ जा सकता है और जो भी उसके आंसर्स रहेंगे वो यहाँ पर हम डिस्कस करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमने सेट लिया है ये सेट बी है हमारे पास। ओके, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो पहला आता है कि भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। देखो अगर आपने देखा होगा, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, इकोनॉमी में डेमोग्राफी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन वहां से आया है। तो नगरों का वर्गीकरण जो है वो 4 में है। ओके, 4 नगरों में वर्गीकरण किया गया है नगरों का। तो कैसे? जब आप टियर बात करते हैं, टियर पूछे गए हैं कितनी टियर्स में, तो 4 टियर हैं। तो फर्स्ट टियर अगर आप देखो तो कुछ 1 से लेके जाता है 999 तक। ओके, सेकंड टियर बात करते हो तो आप 1K से होता है अराउंड 99,999 तक। ओके, देन थर्ड टियर की बात करो तो आप 1 लाख से होता है। देन फोर्थ ईयर 10 लाख से ऊपर। ओके, तो ये मेट्रोपॉलिटन हो जाता है, नगरीय, ये अर्ध निकाय। ओके, और ये निकाय। तो इस तरह से इनको 4 टियर में विभाजित किया गया। सेकंड क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था। देखो सेम, फिर से ये इकोनॉमिक्स, ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक सर्वे से आया है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो वहां पर इसका डेटा डिटेल में दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए। तो उड़ीसा को लोहा अयस्क आयरन और में सर्वाधिक प्रोड्यूसिंग कंट्री का दर्जा, सॉरी, प्रोड्यूसिंग स्टेट का दर्जा मिला है 2023-24 में सबसे ज्यादा। थर्ड क्वेश्चन है, ये अनुचुंबकीय और लोहा चुंबकीय है, ये मैग्नेटिज्म से है। ये क्वेश्चन चुंबकत्व से है, फिजिक्स से है, सेम क्वेश्चन साइंस। तो इसमें अनुचुंबकीय और लोहा चुंबकीय की बात की गई है। एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो कौन से सब्सटेंस का ये उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा Fe, आयरन और Cu2+। ये दोनों जो है वो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों दर्शाते हैं। ये सब्सटेंस मिलकर दर्शाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है। तो देखो इसकी सीमा वर्तमान में बढ़ा दी गई थी लास्ट ईयर, 20 लाख तक इसकी सीमा कर दी गई थी। ये मैक्सिमम सीमा है। ओके, मुद्रा योजना के अंतर्गत जो कि बिजनेस शुरुआत करने के लिए दिया जाता है मुद्रा योजना में। ओके, एंटरप्रेन्योर वगैरह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्विसेज पिक्चर श्रेणी में 96वां अकेडमी पुरस्कार 2024 जीता। तो देखो ये आपने अगर देखा होगा अकेडमी अवार्ड वगैरह, अगर आप पिक्चर देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे, तो ओपनहाइमर बहुत चर्चित मूवी थी। ओपनहाइमर जो कि एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड थी। एटॉमिक बॉम्ब का जो आविष्कार हुआ था जो ओपनहाइमर के द्वारा किया गया था। ओके, तो उससे रिलेटेड थी, तो उसको 24 का ओपनहाइमर को सर्विसेज अकेडमी पुरस्कार मिला है। देन ये सेम क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया था। ओके, सेम क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया था। तो ये करंट अफेयर से आया। नेक्स्ट है, चलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए। ये क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है। ओके, चलैया समिति पॉलिटी, आप इकोनॉमी भी देख सकते हैं। तो चलैया समिति देखो 1991 में बनी थी। ये मेनली जो बनी थी टैक्स पॉलिसी, कर नीति के को सुधारने में बनी थी। तो इससे बैट वगैरह और जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उनको घटाने के लिए बात की गई थी चलैया समिति। ओके, तो बाद में जो इसकी सिफारिश थी, पी चिदम्बरम हो गए, यशवंत सिन्हा, इन्होंने इसकी सिफारिशों को आगे बढ़ाया। ओके, चलैया समिति। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्रवाई से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्रों परिवर्तित हो गया। तो आपको पता होगा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। कौन लेके आए थे? ये लॉर्ड ग्लेटन लेके आए थे। ओके, बीपीए, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का एक्ट भी बोला जाता है। इसमें क्या था, जो भी राष्ट्र विरोधी पत्रिकाएं थी उस टाइम पर, राष्ट्र विरोधी नहीं बोलेंगे, अंग्रेज विरोधी जो भी पत्रिकाएं थी उन पर रोक लगा दी गई थी। तो इसमें एक पत्रिका थी जिसमें बोला गया था, अमृत बाजार पत्रिका थी, जो कि किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा चलाई जाती थी। ओके, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
शिशिर कुमार घोष के द्वारा चलाई जाती थी। ये जो पत्रिका थी ये बंगाली में छपती थी, मूलतः बंगाली में छपती थी। लेकिन जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बना तो रातों रात इस पत्रिका को इंग्लिश में परिवर्तित कर दिया गया। ओके, इंग्लिश में सुशील कुमार घोष और साथ में मोतीलाल जी थे, मोतीलाल घोष। ओके, तो इन दोनों ने इस पत्रिका को शुरुआत की थी। तो बंगाली में छपती थी, बाद में रातों रात उसे इंग्लिश में परिवर्तित कर दिया गया। तो अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, एशिया बधिर यानी एशिया पैसिफिक डीप गेम्स होते हैं जो कि डिसेबल लोगों के लिए किए जाते हैं, कुआलालंपुर में किया गया था। ठीक है, तो इसमें से देखना है कौन सा सही है। तो देखो, पहला ये क्या बोलता है, यह 11वां एशिया प्रशांत बहादुर खेल था। तो देखो, 11वां तो ये नहीं था, ये पहला ही गलत हो जाता, ये 11वां नहीं था, ये था 10th। ओके, 10वां संस्करण था एशिया प्रशांत बहादुर खेल का। भारत ने 5वां स्थान हासिल किया था। सी है, इसमें भारतीय दल को 8 स्वर्ण, 18 रजत और 29 कांस्य पदक प्राप्त हुए थे। तो ये बिल्कुल सही है। तो देखो, अगर पहला गलत हो जाता है तो ए गलत हो गया, ए गया और ए गया। ओके, देन इसके बाद भारत ने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया था, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। बिल्कुल भारत ने इस खेल में हिस्सा लिया था और भारत ने बिल्कुल 5वां स्थान हासिल किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8वें का, क्या हो जाएगा, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है। देखो, गांधार शैली आपने पढ़ा होगा, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है मूल था। तो गांधार शैली क्या हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी में जब ईसा ईसा की बात करते हो आप, तो वहां पर पहली बार मूर्ति कला देखी गई थी भारत में। किसके, भगवानों के लिए, गॉड्स के लिए। तो सबसे जो मूर्ति कला जो प्रसिद्ध हुई वो बुद्धिज्म की शुरुआत हुई भारत में, बुद्धिस्ट मूर्ति कला की शुरुआत हुई। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, अलेक्जेंडर द ग्रेट आए हुए थे, यूनान के कुछ लोग वहां पर रह गए थे, तो वहां से वो कला इन्फ्लुएंस हुई। तो ये जो कला इन्फ्लुएंस हुई वो इंडो ग्रीक आर्ट थी। कौन सी, इंडो ग्रीक आर्ट। तो ये बुद्धिज्म कला थी, जिसने आपने बुद्धिज्म की मूर्ति देखी होंगी अलग अलग शेप में, उनके उनको अलग, मतलब इस तरह से सजी मूर्तियां जो कि रोमन और ग्रीक में आपने देखी होंगी, बड़ी बड़ी मूर्तियां, उस तरह की मूर्तियां बुद्धिस्ट की मिलती है हमें कहीं कहीं। तो वो इंडो यूनानी कला से ही संबंधित थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या को 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है। 15%, देखो सेम, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया पॉलिटी से, अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर आपने पढ़े होंगे, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 2003 में आया था। ओके, 2003 में उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी। उससे पहले क्या होता था, कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, कितने भी मंत्री हैं, कितने भी सांसद हैं, उनको मंत्री बना दे रही है। इससे क्या होता था, गवर्नमेंट पे बहुत सारा खर्चा आता था और गवर्नेंस में भी प्रॉब्लम आती थी। तो उसके बाद 15% का ये लगा दिया गया कि जितना भी टोटल, कितनी अभी कितनी वो है सिटिंग, 545 के आसपास है। ओके, लोकसभा में, तो 545 का 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है, ये कैप लगा दिया गया था, मंत्री नहीं बनेंगे। तो अराउंड अगर आप अभी देखोगे तो कुछ 70-74 के आसपास मंत्री अभी पोर्टफोलियो रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते। ओके, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर आता है, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है। ये देखो, आप बोल सकते हो ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। ओके, और ये इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको ही पता होगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। यानी कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई व्यक्तिगत जीवधारी है, उसकी जो भी आधारभूत संरचना है दूसरी आधारभूत संरचना से अगर मिलती है दूसरे उससे, तो वो कौन से वर्ग में आएंगे, तो वो स्पीसीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जाति कहलाएंगी। जैसे मानव है, मानव कौन सी स्पीसीज में आता है, मानव होमोसेपियंस में आता है। ओके, क्योंकि जितने भी लोग हैं दूसरे जैसे देखेगा तो वो होमोसेपियंस में आएंगे मानव। वैसे अगर आप टाइगर देखोगे, कैट देखोगे, लाइन देखोगे, तो वो कैटेगरी होती है उनकी, कैट उनकी स्पीसीज है, सब मिला के पूरे कैट वर्ग में आते हैं वो। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर रहेगा स्पीसीज, जाति। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है। देखो, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, सबको ही पता होगा, पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी संस्थान के स्थापक है और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इन्हीं के ही एवज में एक दिवस मनाया जाता है, भारतीय सांख्यिकी दिवस। अब आप बताइएगा कि वो कब मनाया जाता है। ओके, महालनोबिस के उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 13 क्वेश्चन,
देवनी मूरी स्तूप कहाँ स्थित है? देखो स्तूप है, आपको पता होगा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ओके, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये स्तूप। देन ये स्तूप कहाँ स्थित है ये पूछा है, तो देवनी मूरी जो स्तूप है ये गुजरात में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर जो इनके रेलिक्स वगैरह भी कुछ आपको मिलते हैं स्तूप में, जो कि आपको पता होगा स्तूप बना ही रेलिक्स के लिए गए थे, जो कि उनके अवशेष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? ये जो क्वेश्चन है आप जियोग्राफी भी बोल सकते हो या फिर इकोलॉजी भी बोल सकते हो, ये क्वेश्चन वहां से आता है। देखो आपको पता होगा जो भी प्रजाति है उनकी सबसे ज्यादा विविधता उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है या फिर जहाँ पे गर्म सीजन ज्यादा होता है। और गर्मी कहाँ पे पड़ती है? अब देखो पोलर रीजन होता है, जैसे कि आपकी ये मानव अर्थ है, ये इक्वेटर है। तो जैसे ही आपको पता है इक्वेटर से जैसे ही आप दूर दूर जाते जाओगे तो ठंडा रीजन आता जाएगा। जितनी ठंडी पड़ेगी, रहने के लिए स्थिति उतनी ही कठिन होती है, तो वहां पर प्रजाति उतनी कम नहीं उतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी। सबसे कम प्रजाति आपको पोलर रीजन में मिलेंगी, लेकिन इक्वेटर के पास प्रजाति आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। जैसे आपने अमेजोन रेन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा। ओके, तो जहाँ पर मतलब वर्षा होती रहती है, जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी रहती है, मेनली मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा आपको प्रजातियां पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। ओके, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। शीतोष्ण तो देखो दूर हो गया, और पोलर पे तो बहुत ही कम पाई जाती है। ओके, तो इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये पॉलिटी है अगेन। अब इसमें क्या पूछा गया है, कोई भी मंत्री 6 माह की अवधि तक किसी भी संसद का सदस्य नहीं है। जैसा कि हमें पता है कोई भी मंत्री है, कोई भी इंसान है, वो संसद का सदस्य बन सकता है, लेकिन कितने? 6 माह तक के लिए। ओके, 6 माह में के अंदर उसे चुनाव जीतना पड़ेगा। जब वो चुनाव जीतेगा तब जाके वो उसे सदस्यता मिलेगी संसद की। ओके, सो मैक्सिमम सिर्फ 6 माह तक हो सकता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ लिया तो बिल्कुल अनुच्छेद 75(5). तो आपने देखा होगा कई मंत्री, जैसे अभी महाराष्ट्र में लास्ट टाइम हुआ था, महाराष्ट्र के जो सीएम बने थे शिवसेना से, उद्धव ठाकरे, वो उन्होंने चुनाव नहीं जीता था विधान परिषद में। विधानसभा और वहाँ पर विधान परिषद दोनों, तो विधान परिषद वो 6 महीने तक रहे थे वहां पे। 6 महीने से पहले ही उन्होंने चुनाव जीत लिया था विधान परिषद का, और फिर वो बाद में परमानेंट मतलब वहां के सदस्य बन गए। ओके, तो अधिकतम जो अवधि होती है 6 माह होती है, 6 माह से ज्यादा आप बिना चुनाव के नहीं रह सकते हो। अब है चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब देखो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको, चीता का वैज्ञानिक नाम। अगर आप हिंदी से देखोगे तो चीता को आपको समझ आएगा कि ये टाइगर की बात कर रहे हैं, राइट। और अगर आप इसका फिर क्या लगा दोगे, पैंथेरा टाइग्रिस, जबकि ये गलत हो जाएगा। फिर आप अगर इंग्लिश की तरफ जाओगे तो टाइगर को लेपर्ड लेपर्ड इन्होंने बोला है, लेपर्ड। क्या बोला है? लेपर्ड। तो देखो पैंथेरा टाइग्रिस, अगर यहाँ पर टाइगर होता तो पैंथेरा टाइग्रिस बिल्कुल सही होता, ये आंसर होता उसका। लेकिन यहाँ पे लेपर्ड पूछा है, तो लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पैंथेरा पार्डस होता है। कौन सा? पैंथेरा पार्डस। तो उसका सही आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, आहर तथा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? ओके, तो बिल्कुल बनास रिवर का आपने जिक्र सुना होगा हड़प्पा में। जब आप हड़प्पा पढ़ते हो तो बनास रिवर पढ़ते हो आप। आहट संस्कृति शायद आपने ना सुना हो, तो ये हड़प्पा संस्कृति है। ओके, उसी की कंटेम्प्ररी संस्कृति थी हड़प्पा कल्चर की। बनास जो कि आप राजस्थान की तरफ देखते हो। ओके, राजस्थान साइड, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ये मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा, क्योंकि न्यूनतम लिंगानुपात ये तो आपने कर किया ही होगा, जहाँ पर जेंडर सेक्स रेशो कम है। तो देखो, अगर लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन एंड दीव। अगर यहीं पे अगर आपको स्टेट आ जाता, सबसे कम लिंगानुपात कब था, किस स्टेट का था, तो वो हरियाणा था। तो ये आपने ये फैक्ट तो देखे ही होंगे 2011 से। ओके, दमन एंड दीव। और अभी तो दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली ये एक ही टेरिटरी बन गई। ओके, एक बन गए ये पूरे। तो इसका सही आंसर होगा दमन एंड दीव। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं था? देखो समकालिक चुनाव, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। समकालिक चुनाव आपने देखा हो, समकालिक मतलब एक ही काल में समान, मतलब एक साथ सारे चुनाव हो जाए, जो कि वन इलेक्शन और वन नेशन से रिलेटेड है। वन नेशन वन इलेक्शन या वन इलेक्शन वन नेशन। ओके,
वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। तो इसके लिए कमेटी गठित की गई थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। आपने इस कमेटी के बारे में बिल्कुल सुना होगा। कमेटी के जो अध्यक्ष चेयरमैन बनाए गए थे वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब इसमें पूछा गया है कि कौन कौन इसमें सम्मिलित नहीं था, ऐसा कौन सा था जो इसमें सम्मिलित नहीं था। तो देखो सुभाष सी कश्यप, तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, एन के सिंह जो कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके थे, ठीक है। और सुभाष सी कश्यप भी इसमें थे। डॉक्टर नीतेश चंद्रा का इस समिति से कोई भी लेना देना नहीं है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया। उन 7 प्राथमिकताओं का नाम दिया गया था, बिल्कुल आपको पता होगा, सप्तऋषि। जो 7 प्रायोरिटीज थी गवर्नमेंट की जिन पे उन्होंने फोकस किया उस बजट में, तो उसको सप्तऋषि का नाम दिया गया था। अब निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। देखो मध्य भारतीय भूभाग यानी ये पूछ रहा है कि सेंट्रल इंडिया की जनजाति नहीं है, सेंट्रल इंडिया की जनजाति नहीं है। तो देखो इसमें आपको पहले देखना है कि आपने अपने एरिया में कौन कौन सी जनजाति सुनी है। बैगा, ये है बिल्कुल छत्तीसगढ़ में है। ओके, आपने मुरिया जनजाति सुनी है, खारिया जनजाति जो कि झारखंड में आपने देखी होगी। मुरिया जनजाति भी हम पढ़ते हैं जब हम छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ते हैं। लेकिन इसमें हम एक जनजाति है जो कि कौन सी जनजाति, कादर जनजाति। कादर जनजाति को हम नहीं पढ़ते, तो आप यहीं से इसे बाहर कर सकते हो, कादर जनजाति। अब ये भाई बात आती है कादर जनजाति कहाँ आती है। कादर जनजाति भारत के साउथ ईस्टर्न पार्ट में आती है, जो कि तमिलनाडु की मेन जनजाति है। तमिलनाडु में ये कादर जनजाति मिलती है हमें। अब है वैद्युतांक की विमा है, फिजिक्स से क्वेश्चन आया है, ठीक है। डायमेंशंस पूछा है, डायमेंशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डायमेंशंस होगी वो होगी एम एल नॉट टी नॉट। ओके, एम एल नॉट टी नॉट इसका आंसर होगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायमेंशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। देखो नाट्यशास्त्र की रचना आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो हम थिएटर वगैरह पढ़ते हैं, डांसेस पढ़ते हैं, क्लासिकल म्यूजिक पढ़ते हैं। ओके, तो इनकी रचना जो की थी भरत मुनि जी ने की थी। और इन्हें ही, इसी को ही नाट्यशास्त्र का दुनिया मतलब इंडिया का तो सबसे पुराना थिएटर का स्क्रिप्ट बोला जाता है। अगर थिएटर के बारे में कहीं लिखा हुआ है सबसे पुराना, तो वो नाट्यशास्त्र में ही लिखा गया है। तो ये भरत मुनि ने इनकी रचना की थी। आर्ट में पूछा गया। अगर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है, तो बिल्कुल आप सबको पता होगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसे किसने बोला था, बी आर अम्बेडकर, जो कि फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर। तो आर्टिकल 32। अब एक योजना आती है, देखो अन्न दर्पण योजना। परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो अन्न दर्पण योजना आपको समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये अन्न से रिलेटेड है, यानी फूड से रिलेटेड है। तो फूड से रिलेटेड है, तो देखो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर अगर किसी ने ये योजना के बारे में पढ़ा होगा तो इजीली वो लगा सकता था इसका आंसर। तो ये पहले क्वेश्चन देख, पहले ही ऑप्शन है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। बिल्कुल नहीं, ये जो योजना है ये अगर आप देखो तो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, ओके, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के द्वारा शुरू की गई। और फूड कॉर्पोरेशन इंडिया किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड अफेयर्स। ओके, उपभोक्ता एवं खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार के अंडर ये आता है। तो पहला तो गलत हो गया। और जब पहला गलत हो जाता है, ए गलत हो गया, तो जहां ए है वो हम गलत कर देंगे, ए गया ये गया। अब देखो आंसर या तो डी होगा या फिर बी होगा, बी और सी में से। अब हम यहाँ पर 50% पे पहुंच सके, 50% पे आ गए। अब देखते हैं, इसका जो उद्देश्य है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है। ओके, देन सी है, इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। देन इसका मंडियों, मिलों और डिपो स्वामित्व और किराए दोनों के साथ साथ संभागीय, क्षेत्रीय, जोनल एवं मुख्यालय स्तरों पर प्रयोग परिचालन शामिल है। तो देखो डी तो सही है, डी तो सही है, देखो सभी स्तरों पर इसका शामिल है। बी, इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है, बिल्कुल आधुनिक बनाना है। बी और डी इसका आंसर होगा। तो देखो उपरोक्त में से कोई नहीं बोल सकते आप, बी और सी भी इसका आंसर है। सी देखो डिपो ऑनलाइन सिस्टम जो था, पहले डिपो ऑनलाइन सिस्टम चलता था,
लेकिन डिपो ऑनलाइन सिस्टम को ही हटाकर उसकी ही जगह पर ये योजना अन्य दर्पण परियोजना लाई गई। ठीक है, डिपो ऑनलाइन योजना के स्थान पर। तो इसका सही आंसर सी तो होगा नहीं। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा डी। ओके, बाकी देखो ये सही है। बी, इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है, बिल्कुल। और ये संभागीय स्तर, स्वामित्व और किराए दोनों के साथ परिचालन शामिल नहीं है इसमें। तो डी तो होगा नहीं, डी भी गलत हो गया। देखो शामिल है बल्कि ये, ठीक है, डी गलत हो गया। तो आंसर क्या है इसका? बी सही है, लेकिन बी दिया नहीं है। तो देखो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बी और सी में से एक हो सकता है, लेकिन श्योरिटी है कि डी इसका आंसर होगा। ओके, तो 50-50 चांसेस है, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये एग्जिस्ट करता है पहले से, और इसी को हटा के ये लाया गया था। तो आप देख लीजिएगा, बी और डी में से इसका सही आंसर एक हो सकता है। ओके, इन दोनों में से। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? एंशियंट इंडिया, ठीक है, टैक्सेशन है। चारागाह पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो भग्न प्रविष्टक एक कर होता था जो कि चारागाह पर लगाया जाता था। अगेन, इतना हम पढ़ते नहीं एंशियंट इंडिया के बारे में, बहुत डीप क्वेश्चन था। नॉट इजी टू चूज द राइट आंसर, राइट। अगर किसी ने लगा दिया हो तो ठीक है, बाकी इतना इजी नहीं है। नेक्स्ट है, पीएम आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है? तो पीएम आशा योजना का संबंध, तो देखो आशा योजना का संबंध कृषक से है। कृषक, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सहायता योजना, ठीक है, इस तरह का इसका नाम है। जिसमें जो भी इसमें क्या किया जाता है, जो भी किसानों की उपज है उसका उन्हें उचित दाम मिले, सही दाम मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये योजना लाई गई है। ओके, और किसानों की जो आय है उसको भी बढ़ाने के लिए योजना लाई गई है। तो कृषक से संबंधित है पीएम आशा योजना। अब ये न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है, ये फिलोसॉफी है। ओके, फिलोसॉफी से क्वेश्चन आया है, जो कि आपके हर साल आते हैं। तो न्याय दर्शन योजना में ज्ञान का पर्याय बिल्कुल ए और बी दोनों है। बुद्धि भी है, बुद्धि कॉग्निशन और एप्रीहेंशन। कॉग्निशन जो कि मेंटल स्टेट होती है, ओके, और एप्रीहेंशन, ओके। तो ये दोनों ही न्याय संहिता, जो न्याय दर्शन है, वो दोनों में ही ज्ञान का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार और फारस के राजदूत के रूप में आया? तो देखो फारस के राजदूत के रूप में आया, कौन आता है? अब्दुल अब्दुल रज्जाक। ये पर्शियन था। ओके, फारस के राजदूत के रूप में आया था। बारबोसा, बारबोसा जो था पर्शियन नहीं था, बारबोसा जो था पोर्तुगीज था। ओके, ये पोर्तुगीज था। वही निकोलो डी कॉन्टी जो था वो इटालियन था, ये इटालियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर अब्दुल रज्जा। भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे यानी फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहा है। जीडीपी का कितना प्रतिशत फिजिकल डेफिसिट के रूप में मिला? तो देखो इसका सही आंसर 4.9% है। ये 2024-25 के अनुसार बोला गया है। संघीय बजट जो 2024-25 का आया, अभी जो बजट आया वो 2025-26 का आया हुआ है। और जो 2025-26 का जो बजट है, ये एस्टिमेटेड था। अभी जो अनुमान आया है वो 4.8% का है, ठीक है। 4.8% का डेफिसिट हुआ है 2024-25 में। बाकी उस टाइम 4.9% बोला गया था। अभी जो एस्टिमेटेड अनुमान आया 2024-25 में 4.8% है। और जो आने वाले साल रहेगा 2025-26 में जो बजट डेफिसिट का वो रहेगा जीडीपी का 4.4% आंका गया है। ओके, ये आने वाले साल का है, जो भी करंट चल रहा है। अब है कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित है? कनिका सिवाच, अगर आपने हॉकी देखा होगा तो हॉकी से संबंधित रखते हैं। ये हरियाणा से आती है। अभी इंडिया ने जूनियर हॉकी एशिया लीग जीती है, ठीक है। हॉकी एशिया लीग जीता है इंडिया ने, चैंपियन थी उसकी इंडिया। ओके, तो उसमें सबसे ज्यादा गोल सेकंड नंबर पे इंडिया की तरफ से कुछ 8 गोल इन्होंने दागे थे, और इसीलिए ये न्यूज में बनी हुई थी। कौन? कनिका सिवाच। अराउंड इनकी एज, क्योंकि जूनियर हॉकी इंडिया लीग जूनियर हॉकी एशिया लीग की चैंपियन थी टीम, तो अराउंड 19 ईयर्स इनकी एज है। फिर आता है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर आपस में मिलते हैं। बिल्कुल आपको पता होगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर
पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, जो कि 3 स्टेट को कवर कर लेते हैं, जिसमें आपकी तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया एंड देन केरला हो गया। ये 3 स्टेट को ये कवर करता है। फिर आता है पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप है। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप, ग्रीन प्लांट्स एंड इकोसिस्टम। जब आपने इकोसिस्टम का नाम सुना होगा तो आप एक ग्रिड देखते हैं, पिरामिड देखते हैं, ओके? तो उसमें सबसे नीचे जो होते हैं प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स को कौन खाते हैं? जो शाकाहारी रहते हैं। फिर हर्बीवोरस आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, फिर टॉप आते हैं जो कि मानव ही रहता है टॉप पे। तो पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप, देखो उपभोक्ता तो होंगे नहीं क्योंकि किसी से खान नहीं लेते, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ये, ओके? प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे आपने गाय बकरी वगैरह देखी होंगी, ये शाकाहारी होते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में मांसाहारी आ जाते हैं, जो कि शाकाहारी को खाते हैं, ओके? और ये प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं। फिर डिकम्पोजर, ये कीट वगैरह आ जाते हैं, जो कि ये जो मर जाते हैं इनका डिकम्पोजिशन करते हैं, ओके? तो इसका जो सही आंसर होगा प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं? तो किस संविधान के अनुसार ये होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आर्टिकल 201 के अनुसार। राज्यपाल जो भी ऐसे महत्व के विषय होते हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, जो कि जो यूनियन है, जो कि संघ है, उसके विरोध में अगर कोई कानून बने तो राज्यपाल क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के उसके लिए आरक्षित रख सकता है कि उस पर जो असेंट है, उस पर जो हाँ बोलेगा या फिर उस पर जो सहमति प्रोवाइड करेगा वो राष्ट्रपति प्रोवाइड करेंगे, ओके? वहीं अगर 200 की बात करो, 200 आपका असेंट की बात करता है कि वो असेंट देगा या नहीं। वहीं 199 की बात करो तो ये मनी विल के बारे में है, ओके? मनी विल के बारे में है कि मनी विल पे क्या क्या उसके अधिकार है राज्यपाल के। 200 बात करता है असेंट देने के, किसके? राज्यपाल असेंट रोक सकता है, कब दे सकता है। और 356 आपको पता होगा, ये प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में, ओके? प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में है। तो सही आंसर हो गया 201। देखो, भारत में जनजातीय मंत्रालय का स्थापना वर्ष है जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। इसका जो सही आंसर होगा 1999 में। ये पहले से एग्जिस्ट करती थी लेकिन किसी दूसरी मिनिस्ट्री में थी। 1999 में इसको अलग कर दिया गया ताकि जो ट्राइबल है उनके लिए अलग से और अच्छी तरह से उन पर योजनाएं बनाई जा सके, उन पर फोकस किया जा सके। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जो कि मतलब कंप्यूटर जब हम कुछ एप्लीकेशन निकालते हैं तो वो स्टोर हो जाती है कुछ टाइम के लिए, और फिर जब हम दोबारा से ओपन करते हैं तो वो इजीली ओपन हो सकता है वो पेज। तो ये रैम से भी कई ज़्यादा फास्ट होती है, तो इसका सही आंसर होगा कैशे मेमोरी। फिर आता है जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण है। जैन दर्शन के अनुसार देखो तत्व के लक्षण तीनों ही हैं, उत्पत्ति भी है, क्षय भी है, नित्यता भी और प्रोक्ष भी। तो देखो उत्पत्ति, जैन दर्शन क्या मानता है कि उत्पत्ति होती है, हर चीज की उत्पत्ति होती है, और ओरिजिनेशन होता है, डिके भी होता है। आप आते हो, आपका जन्म होता है, आपकी मृत्यु भी होती है, तो ये चलता रहता है। लेकिन वो बोलता है कि नित्यता, कहीं कुछ परमानेंट भी है जो कि हमेशा बना रहता है। और नित्यता के रूप में वो किसकी बात करता है? सोल। सोल एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा बनी रहती है, ओके? हमेशा बनी रहती है, सोल परमानेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो तीनों ही वो तत्व के लक्षण बताता है जैन दर्शन, ओके? फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो जगत गुरु की जो उपाधि प्रदान की गई थी, हीर विजय सूरी को प्रदान की गई थी। अब इन्हें क्यों प्रदान की गई थी? ये क्या थे? जैन मुनि थे, आपने देखा होगा, जैन संत थे। अकबर धर्म के बारे में जानना चाहता था, उसने कई धर्म अनुयायियों को बुलाया अपने यहाँ पे, क्रिश्चियन हो गए, बौद्ध हो गए, इस्लाम हो गए, इस्लाम को तो जानता था, हिंदू हो गए पुजारी, इनको सबको बुलाया और धर्म के बारे में जानना चाहता था। तो हीर विजय सूरी जैन संत थे। अब जैन संत आपको पता है, उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें शाकाहारी बनाने के लिए प्रेरित किया, शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित किया हीर विजय सूरी ने। किनको? अकबर को, क्योंकि जैन बहुत, बोल सकते हैं एक्सट्रीम लेवल पर शाकाहारी होते हैं, ओके? जीव मात्र की मृत्यु के बिल्कुल विरोध में होते हैं। तो शाकाहारी, तो उनसे इतने प्रभावित हुए अकबर कि उन्हें किसकी उपाधि दे दी? जगत गुरु की उपाधि दे दी, ओके? अराउंड 60 सेंचुरी के आसपास की ये बात है। तो इसका सही आंसर हीर विजय सूरी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने कहा है कि चेतन शरीर ही आत्मा है? तो आंसर होगा चार्वाक। चार्वाक आपने पढ़ा होगा। मटेरियलिस्टिक की बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं, पदार्थों की बात करते हैं, ठीक है, जो भी अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि बॉडी से अलग होके आत्मा की कोई अपनी एक परिभाषा नहीं है, सोल का कोई अस्तित्व नहीं है। ओके, तो ये बोलते हैं कि चेतन शरीर ही आत्मा है। ओके, तो ये चार्वाक फिलोसॉफी है। निम्नलिखित में से हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? तो ये देखना है आपको। अब देखो भारत में कौन सी चोटी उपस्थित नहीं है? कामेत, धौलगिरी, नानचा पर्वत, नंगा पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी, पर्वत के बारे में पढ़ा होगा, तो नंगा पर्वत ये भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का आपने गिलगित बल्टिस्तान वाला पार्ट देखा होगा, नाम सुना होगा, ये वहां पर पड़ता है नंगा पर्वत। नामचा पर्वत आपको पता है इंडिया और चाइना बॉर्डर पड़ता है। इंडिया में मेनली अरुणाचल प्रदेश आप देखते होगे, अरुणाचल प्रदेश। धौलागिरी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, आपके यूके में उत्तराखंड में पड़ता है। कामेत, कामेत भी इंडिया नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है। ओके, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर कामेत पड़ता है। कामेत इंडिया की सेकंड हाईएस्ट चोटी है, इंडिया की। ओके, तो ये नंगा पर्वत इसका सही आंसर होगा। नंगा पर्वत भारत में स्थित नहीं है, पाकिस्तान में स्थित है, गिलगित बल्टिस्तान का पार्ट है। अब आता है मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? MITTI कैफे क्यों प्रसिद्ध है? तो देखो MITTI कैफे, पहले अपन देख लेते हैं कि क्यों पूछा गया है कैफे, ऐसा क्या है इस कैफे में। तो देखो ये कैफे, इसका उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। और ये जो कैफे है ये राष्ट्रपति भवन में ही है। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में इस कैफे का उद्घाटन किया गया था। ओके, ये कुछ जनवरी या दिसंबर की खबर है, अभी रिसेंटली। तो ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसका जो प्रबंधन किया जा रहा है, जो मैनेज किया जा रहा है, ये दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, यानी डिफरेंटली एबल जो पर्सन है उन्हीं के द्वारा इसका मैनेज किया जा रहा है, इसलिए प्रसिद्ध है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फिर 1857 की क्रांति के दो महान नेता थे जो कि बचकर नेपाल भाग गए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें वो नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लगा पाएंगे। नाना साहब एवं बेगम हजरत महल, जो कि अवध के नवाब की वाइफ थी। और नाना साहब, ओके, जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे, संत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इजी क्वेश्चन है, इकोलॉजी का। नाइट्रोजन, जब भी आप ग्रीन हाउस पढ़ते हो आप मीथेन पढ़ते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ते हो। मीथेन जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन डिप्लेशन लेयर के लिए जिम्मेदार है। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टेम्परेचर इंक्रीज के लिए जिम्मेदार है। ओके, तो ये गैसेस पढ़ते होंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो स्वयं ही एटमॉस्फेयर में 78% है, अगर ये ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार हुई तो फिर बचेगा ही क्या, राइट? तो ये तो बहुत बड़ा पार्ट है एटमॉस्फेयर का, तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर अब भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम वो थे उप प्रधानमंत्री। अराउंड 1950 तक ये प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बने रहे, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई। 1950s में इनका देहांत हो जाता है। और जो सेकंड बनते हैं वो मोरारजी देसाई, सेकंड उप प्रधानमंत्री बनते हैं अराउंड 1967 में जाके भारत के। तो उसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित नहीं है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा? अब देखो आपने एनजेसी पढ़ा होगा, एनजेसी 2014 में आता है, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ओके, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट लेके तो आती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसे रिजेक्ट कर देता है, इसे रिजेक्ट कर देता है, इनवैलिड घोषित कर देता है, असंवैधानिक घोषित कर देता है इसे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो स्वायत्ता है, जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, उसको छीनने का ये काम करता है। ये जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो जजेस चुने जाते हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मेनली उनको चुनने के लिए बनाया गया था ये आयोग। तो किन किन से मिलकर बना होता है? जो कि निम्नलिखित से मिलकर बना होगा। हम इसमें से कौन सा कथन के संबंध में सही देखना है अपने को? तो भारत के न्यायमूर्ति पदेन अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल ये भी सही है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के दो अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे, ये भी सही है। फिर संघ की विधि और न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे, ये भी सही है। और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष का नेता, और कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो मान लोकसभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनी समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले दो विख्यात जो कि एमिनेंट पर्सनैलिटीज होंगे वो इनके सदस्य होंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है।
तो ये चारों के चारों ही सही है। तो देखो आंसर भी है इसका उपरोक्त सभी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है। तो देखो संस्कार का जो कारण है वो अविद्या है, इग्नोरेंस। ओके, इग्नोरेंस जो है वो संस्कार का कारण है, तो उसका आंसर होगा सी 46 का। 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र लिच्छवियों का नाती के रूप में संदर्भित किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। ओके, जो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है, उसने क्या किया था, लिच्छवियों नरेश की, जो लिच्छवी नरेश था उसकी बेटी से क्या की थी, शादी की थी, विवाह किया था। और उनका जो बेटा पैदा हुआ वो कौन था, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त क्या बोलता था अपने आप को, लिच्छवी द्वैत यानी लिच्छवियों का नाती बोलता था। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, लिच्छवियों का नाती। ठीक है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा? अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, देखा होगा, जो भी फैक्ट रहते हैं वो देखे होंगे, तो विनिर्मित भाग जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स था उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा। भाई कृषि एवं संबंध उत्पाद का जो परसेंटेज था कुछ 10.8% के आसपास रहा। ओके, तो सही आंसर है सी, विनिर्मित माल। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कूट का उपयोग करके लिए एक तरफ अनुसूचित जनजाति दिए और एक तरफ उनका बाहुल्य क्षेत्र दिया है। कौन से बाहुल्य क्षेत्र? तो देखो कुछ जनजाति ऐसी है जो कि आप सीधा लगा सकते हो और उनसे ये आंसर निकाल सकते थे इजीली। ओके, तो हम देखते हैं कौन कौन सा है। देखो, तो ये है सबसे पहले तो मुंडा। हमें पता है बिरसा मुंडा कहाँ से थे, बी। बिरसा मुंडा हमें पता है झारखंड से थे। तो सबसे पहले बी का तो मैं फोर्थ देख लूंगा, बी का फोर्थ कहाँ है। तो देखो बी का फोर्थ ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, ये गलत। इसमें भी नहीं है, ये गलत। लेकिन मेरे को पता है डी में है, तो सिर्फ डी एक ऐसा है जिसमें बी का फोर्थ है। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा इजीली। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप ये इजीली कर सकते हो। भील, भील आपको पता है भील सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? भील आपको पता है सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, तो सी का वन ये हो गया। देन जारवा जनजाति, जारवा जनजाति बहुत फेमस है। अगर आपने अंडमान निकोबार के बारे में सुना होगा तो जारवा जनजाति बिल्कुल आती है। देन गद्दी, गद्दी अगर आपने नहीं भी देखा होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, तो हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए अगर आपको मुंडा का पता है तो इसलिए ये आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं अपशिष्ट विषय क्या है। अपशिष्ट विषय जो कि सब्जेक्ट्स के बारे में पता, आपको पता है 246 में 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, देन 247 में 248 में आते हैं। तो हमें एक सूची पता पड़ती है, अपशिष्ट सूची। तो अपशिष्ट सूची कौन सी भी सूची है, बे विषय जो कि किसी भी सूची में शामिल नहीं है, वो अपशिष्ट सूची है। ओके, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संबंध में। देखो लास्ट ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि धारा, डायरेक्ट धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं पंचायती राज से। वो सिर्फ धाराएं पूछ रहा है, पहले उसके कॉन्सेप्ट पूछा करता था, लेकिन अब धाराएं आ रही है। तो देखो धाराओं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, तो धारा 13 83 89 84 88 की बात कर रहा है ये। तो इसका जो आंसर हम देख लेते हैं धारा से रिलेटेड। ओके, तो देखो 51 का, 51 का हम देख लेते हैं। 83 धारा, 83 जो धारा है करों में राहत देने के बारे में, राज्य सरकार की शक्ति के बारे में बात करती है। तो 83 अगर आपने देखा होगा, अगर एक भी पता होगा तो ये तो गया, ये गया। देन सी 3 बात करता है। तो इसका वैसे तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा 51 का। तो 83 धारा करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति है। 89 धारा हानि एवं दुरुपयोजन के लिए पंचों आदि का दायित्व है। देन 84 धारा पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण, उनकी मॉनिटरिंग करना। देन 88 पंचायत के कार्यकलापों की जांच करना। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूम इन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब है डोंगरगढ़ स्थित माँ बम्बलेश्वरी देवी का मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? देखो अगर आपको नहीं पता होगा डोंगरगढ़ कहाँ है या फिर बम्बलेश्वरी देवी का मंदिर कभी सुना ही नहीं होगा आपने, फिर भी आपको पता होगा अगर आपने योजनाओं के बारे में, अगर आप सही से यहाँ पर लॉजिक का यूज करें। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किसके लिए दी गई है? ये ग्रामों के लिए दी गई है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, सड़क वगैरह बनाने के लिए। आदर्श ग्राम योजना ये सांसदों को दी जाती है। सांसदों को एक राशि दी जाती है ताकि वो अपने क्षेत्र में काम कर पाए। और प्रसाद योजना, प्रसाद योजना मेनली क्या किए गए हैं, जितने भी तीर्थ स्थल है उनके उत्थान के लिए, उनको सुधारने के लिए ये योजना के अंतर्गत फंड दिया जाता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, प्रसाद योजना। अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पुरानी योजना है ये। अब निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है?
हल्बी बोली आपको पता है हलवा जनजाति के द्वारा बोली जाती है। खंडिया बोली खड़िया जनजाति के साथ। पन्नो बोली पन्नो जनजाति के साथ। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इजी आंसर है। फिर है कंठी देवल मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। कंठी देवल मंदिर देखो, अगर आपने देखा होगा, कंठी देवल मंदिर रतनपुर में स्थित है। अगर आप कभी रतनपुर गए होंगे, वहां पर मंदिर देखे होंगे, महामाया मंदिर वगैरह, तो रतनपुर में ये मंदिर आपको मिलेगा, कंठी देवल मंदिर। हमें वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? तो देखो, वन पारिस्थितिकी तंत्र जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को ग्रीन जीडीपी से जोड़ दिया गया है। ग्रीन जीडीपी क्या होती है? एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक विकास किस कीमत पर कर रहे हैं? आर्थिक विकास हम जो हमारा एनवायरमेंट सिस्टम है उसको सुरक्षित रख के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट सिस्टम बर्बाद हो रहा है और हम आर्थिक विकास, तो इसको क्या बोलते हैं? समावेशी विकास बोलते हैं। ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो स्थान था प्रथम था। ये जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स है। पीआईबी की एक रिपोर्ट आई थी, पीआईबी की रिपोर्ट से ये पूछा गया है। ओके, प्रथम आंसर है। फिर आता है वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सिल्वीकल्चर। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, कई बार व्यापम में भी पूछा जा चुका है। ओके, सिल्वीकल्चर। हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद जे संबंधित है। अब देखो, ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता है पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने देखा होगा। और हमने भी लेक्चर में कराया था, जो अभी एडीओ का वो चल रहा है कोर्सेज, ठीक है, यूट्यूब पर ही चल रहा है फ्री में, तो आप वो भी देख सकते हैं। वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग देखो, आपको पता है इनकम फाइनेंस ये आई है। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, तो बिल्कुल ये सही है, बी होगा। और निर्वाचन के लिए आपको पता है के है, 243 के। तो इसका सही आंसर होगा अकाउंट्स की ऑडिटिंग करने के लिए, तो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। फिर आता है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताना है जिनकी उनकी पत्नी राजकुमार देवी के साथ 6 मास के लिए वो नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास किया था उन्होंने। तो इसका जो सही आंसर होगा 58 का, खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के वो सेनानी थे जिन्होंने, जो उनकी पत्नी थी राजकुमार देवी, उसके साथ 6 मास के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास किया था। ओके। फिर है महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो देखो, जैसा मैंने बताया, इक्वेटर के जैसे ही पास आप जाते जाते हो तो गर्मी होती जाती है। ओके, गर्म होता जाता है। तो महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र जो है वो रायपुर है। रायपुर, दुर्ग, ये सबसे गर्म क्षेत्र है महानदी बेसिन के, जो कि ऊपर की साइड पड़ते हैं, नॉर्थ की साइड पड़ते हैं। ठीक है, ये सबसे गर्म क्षेत्र है, क्योंकि इक्वेटर इधर है। तो महानदी बेसिन के सबसे, और समर में तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है। ओके, समर में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है, तो इसका सही आंसर होगा रायपुर। अब छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? गोदना के लिए काला रंग खुरई, खुरई का जो वृक्ष होता है उसका जो सैप होता है, जो बाहरी पार्ट होता है, वहां से ये प्राप्त किया जाता है। ओके, उससे काला रंग प्राप्त किया जाता है, खुरई होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कल्हाटी बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। कौन सी जनजातियों के द्वारा छत्तीसगढ़ में कल्हाटी बोली बोली जाती है? तो देखो, इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण भाग है, मेनली आप देखेंगे कोरबा बस्तर वाला जो पार्ट है, वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। ओके, सदर्न पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से? सिकार देवी, इससे आप समझ पा रहे होगे, हंटिंग की देवी है। ठीक है, जो जनजाति सबसे ज्यादा हंटिंग करती है, वैसे ज्यादातर जनजातियां हंटिंग ही करती हैं। ओके, तो ये किससे संबंधित है? तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है, सिकार देवी का संबंध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ नगर निगम संशोधन बिल्कुल करंट में था ये। ओके, क्वेश्चन पूछा जाना लाजिम था कि नहीं था? तो छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 के धाराओं में संशोधन किया गया, तो धारा 9 में संशोधन है, 11 में भी किया गया था, 24 में भी डी में, और सबसे बड़ा संशोधन 24 में किया गया था, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई है। मेयर और महापौर, महापौर जो अभी देख रहे होंगे आप, इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। तो सभी में संशोधन किया गया है। अब आता है सन 1920 में रायनंदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन की हड़ताल की थी, और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था 37 दिन की हड़ताल का, ये थे दीनदयाल जी। ओके, तो 64 का जो आंसर होगा वो
टी होगा। सॉरी, दीनदयाल सिंह भी थे। प्यारे लाल करके प्यारे लाल जो कि आपने नाम सुना होगा, वो थे। तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव आंसर होगा 64 का। तो प्यारे लाल सिंह अभी कुछ साल पहले चेन्नई में चेन्नई जो था, चेन्नई रेलवे स्टेशन पे उनकी फ्रेम भी लगाई गई थी। ओके, चेन्नई रेलवे स्टेशन पे उनकी फ्रेम भी लगाई गई थी, तो कुछ चर्चा में भी थे उस टाइम पे। तो प्यारे लाल जी थे जिन्होंने मजदूरों की 37 दिन की हड़ताल की थी, क्योंकि वो मजदूरों की जो कार्य करने के समय है उसको कम करने के लिए हड़ताल की गई थी, और उनके लिए अच्छी काम करने की व्यवस्था हो और अवस्था हो, ठीक है, तो उसके लिए हड़ताल की गई थी। अब आता है भारतीय संविधान का कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 243 का, पंचायत और गठन। तो देखो, अनुच्छेद 243 का आपको पता है, 243 जो बात करता है वो परिभाषा के बारे में बात करता है। 243A ग्राम सभा से स्टार्ट होता है। तो देखो, ये तो गलत हो गया, फिर ग्राम सभा का ये भी गलत हो जाएगा। 243 गा बिल्कुल पंचायती संरचना की बात करता है, तो आंसर सी ये सही हो जाएगा। अब है धान का झुलसा रोग कौन सी बीमारी है। तो धान का जो झुलसा रोग है वो फंगल डिसीज है, फफूंद जनित रोग है। ओके, फंगल से रोग होता है। देन पर्यटन स्थल सामता सरना कहाँ पर स्थित है। तो पर्यटन स्थल सामता सरना डीपा डीही में स्थित है। ओके, डीपा डीही में। ये एक तरह का म्यूजियम है। ओके, म्यूजियम है। अगर राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संसाधन न्यास निगम 2025 अधिसूचित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो दिसंबर 2015 में उसको अधिसूचित किया गया था। अब आता है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है। देखो, क्रियाशील जनसंख्या की बात कर रही है, किसकी, एक्टिव पॉपुलेशन की। अब आपको बात आ रही होगी समझ में कि एक्टिव पॉपुलेशन क्या होती है। एक्टिव पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो कि इकोनॉमी में हाथ बढ़ा सकती है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकती है, जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की। वर्किंग पॉपुलेशन में देखो, स्टूडेंट तो आएंगे नहीं, बच्चे आएंगे नहीं, और जो बूढ़े हो चुके हैं जिनकी एज 65-70 से ऊपर है वो लोग नहीं आएंगे, वृद्धजन आएंगे नहीं। तो इसमें जवान लोगों की जनसंख्या पूछी जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने हाथ बढ़ा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा 71,33,866। ये पॉपुलेशन है एक्टिव। ये एक्टिव पॉपुलेशन है जो कि अभी काम कर सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो वर्क कर रहे हैं वही आएंगे। इसमें जो कि जिनके पास रोजगार है, ठीक है, या फिर जो बेरोजगार है, तो इसमें सारे ही आ जाएंगे। ओके, फिर आता है भागा के अंजोर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि है। उसका छत्तीसगढ़ी काव्यानुवाद किसने किया। तो सुधा बर्मन जी ने इसका काव्यानुवाद किया। ओके, छत्तीसगढ़ी भाषा में। फिर महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, और उनके घर पर भी वो रुके थे। निम्नलिखित में तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम पूछा है इन्होंने। तो उनका सही नाम है माधवराव सप्रे। ये दुर्ग से ही है। ओके, दुर्ग से ही आते थे। तो वहां पर जब गांधी जी गए थे तो इनके घर पे ही रुके थे, माधवराव सप्रे के। ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है। कौन सा अनुष्ठान है जो कि शिकार से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखो बहुत सारे दिए गए। फाक सेंद्रा है, बिसु सिकरोर है, जेठ शिकार है, माघ शिकार है। तो उसका सही आंसर होगा फाक सेंद्रा। देखो, फाक सेंद्रा जो है स्प्रिंग, जब बसंत आता है उस टाइम में ये मनाया जाता है। ओके, बसंत जो कि फसल वगैरह है, फसल के लिए मनाया जाता है, फसलों से संबंधित है, फसली कृषि व्यवस्था से संबंधित है फाक सेंद्रा। फिर किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बोला जाता है। बिल्कुल आपको पता होगा, बैगा जनजाति कई बार पूछा जा चुका है, गोदना प्रिय जनजाति है। अब आता है छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्नलिखित मोबाइल ऐप सूचियों से सम्मिलित कीजिए। अब देखो, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। समाधान आपको पता है, ये पुलिस ने बनाया है। फार्म्स कृषि के लिए संबंधित है, वहीं से आपको समझ में आ रहा है। तो देखो, ए का थर्ड आप देख लो पहले, ए का थर्ड आ गया। फार्म्स यहीं से आप समझ जाते हो कृषि संबंधित है। CGN TV ये क्या है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है, 9वीं एंड 10वीं के लिए कुछ कोर्सेज इन्होंने लॉन्च किए। फिर CGUPRC निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित है। ओके, इसका जो सही आंसर होगा 74। 74 का सही आंसर सी होगा। ओके, देन निम्नलिखित में से किस जिले में बैरिल खनिज पाया जाता है। बैरिल खनिज, तो देखो बैरिल खनिज जो पाया जाता है वो जसपुर जिले में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के। ओके, बैरिल मिनरल है।
अब आता है छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, पशुपालन शामिल है, खनन शामिल है, मछली उद्योग शामिल है, तो बिल्कुल ये सही होगा। अब देखो पालन इसमें दिया है, लेकिन निर्माण निर्माण जो आता है वो सेकेंडरी उद्योग में आता है। वहीं रेलवे रेलवे भी रेलवे क्या देता है, रेलवे सर्विस देता है, तो ये टर्सरी टैक्स सेक्टर में आ गया, व्यापार भंडार। तो ए सही आंसर होगा। अब आता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन सी नहीं है? कनिष्क है, रतन है, इंद्र सोना है, अर्पा। अर्पा नाम की कोई भी गेहूं की किस्म नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका है छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? तो देखो हिंदी की सहायक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का जो प्रकाशन था वो माधवराव सप्रे ने किया था। किसने? माधवराव सप्रे। इससे भी पहले हमने देखा था दुर्ग से रिलेटेड माधवराव सप्रे। तो अराउंड 1900 में ये पत्रिका आती है। ये छत्तीसगढ़ की पहली हिंदी पत्रिका थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली हिंदी पत्रिका थी 1900 में के करीब ये आती है। तो माधवराव सप्रे ने इसका प्रकाशन किया था। 78 का ए। 79 की बात करते हैं। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? 79। तो 79 का जो आंसर है उर्वरक कोयले पर आधारित, तो कोयला आपको पता है रायगढ़, तो वहाँ पर तो कोरबा, तो कोरबे का नाम आता है, तो वहीं पर संयंत्र छत्तीसगढ़ कोरबा में स्थापित किया गया है। 79 का बी। 80, 80 छत्तीसगढ़ी मुहावरा आंखें कुर्बाना का अर्थ क्या है? देखो आंखें कुर्बाना का मतलब है 80 का डी गुस्सा करना। ओके, टू गेट एंग्री, छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? तो लिथियम की जो खदान है छत्तीसगढ़ के कोरबा में। ओके, कहाँ पर? 81 का सी है। बाकी आप देख लेना। देखो लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में घोषणा की गई है? तो कोरबा। यहाँ तक मैंने देखा है कोरबा ही मिला है, लेकिन कहीं कहीं बस्तर मिला है, बाकी कोरबा सही आंसर है इसका सी। छत्तीसगढ़ के किस पुरातत्व स्थल से बेदीश्री नामक मेढ़ प्राप्त हुई है? तो ये जो है मल्हार, छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है मल्हार, वहाँ से बेदीश्री, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल भी है, वहाँ पर कोई पुरातत्विक स्थल भी है मल्हार में। तो वहाँ पर बेदीश्री नाम की एक मृण मित्रा, जो कि टेराकोटा सील होती है, आपने हड़प्पा में पढ़ा होगा, कई टेराकोटा सील मिली हड़प्पा से, तो वहीं मल्हार में एक बेदीश्री नाम की मृण मित्र मुद्रा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नाक नाक भी बोलते हैं इसे, A++ ग्रेड मिला है? तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को ये मिल प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ी जनेऊला पहली बीच तरिया म कंचन थारी का उत्तर है। ओके, बीच मरैया कंचन थारी का उत्तर है पान का पत्ता। ओके, बीटल लीफ। तो इसका सही आंसर है 84 का। 85th पे आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट द्वार 24-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु क्या था? तो आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु आपको पता है ज्ञान होगा। ठीक है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म थी। तो ज्ञान। हमें सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखो सीसल शिल्प एक आर्ट है। सीसल शिल्प क्या होता है? फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, जैसे आपने रेशा देखा होगा, तो उसी टाइप का रस्सी वगैरह देखी होगी, बोरी देखी होगी रेशों की, तो उसी तरह का रेशा रहता है। ये प्लांट रहता है, प्लांट के सेल्यूलोज से निकाला जाता है, जो कि अंदर पक्का पार्ट होता है। तो ये प्लांट का एक पार्ट होता है। ओके, सिसल से। तो इससे बहुत सारी, जैसे आपने गुड़िया देखी होंगी, साजो सामान होंगे, सजावट के सामान। ठीक है, तो उस तरह से ये चीजें बनाई जाती है, सिसल शिल्प। अब है सिरो पाँव। सिरो पाँव क्या है? देखो सिरो पाँव से आप समझ पा रहे होगे, सिर और पाँव। तो सिरो पाँव क्या थी? एक राजा महाराजाओं में एक वो थी, जो कि गेस्ट आते थे उनके यहाँ पर, जो कि एमिनेंट पर्सनैलिटी होते थे, या फिर जो भी मेहमान वगैरह आते थे, तो उनको वो वस्त्र भेंट के रूप में प्राप्त करते थे। तो वो सिरो पाँव मतलब सिर से लेके पाँव तक पहनी जाने वाली सारी, सिर से लेके पाँव तक पहनी जाने वाली सारी साजो सामान की जो भी वस्तुएं थी, वो उन्हें प्रदान करते थे। तो इसका सही आंसर देखो उपरोक्त में से सभी होगा। पगड़ी, धोती, पिछोरी, पनही, पनही जो कि आपकी चप्पल या फिर जूती आप बोल सकते हो। छकली अंगा यानी 6 कली अंगा, कई बार छाता भी से भी इसका वो लिया जाता है। तो उपरोक्त में से ये सभी है। ओके, ये प्राप्त करते थे। फिर आता है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1933 के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। अगेन क्वेश्चन आया है, धाराओं से क्वेश्चन आया है। ओके, 88, 88 का जो सही आंसर होगा इसका भी सी आंसर होगा। तो अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए धारा 61 घा है,
पंचायत को सहायता अनुदान, धारा 64। मुख्य कार्यपालक अधिकारी व सचिव के कृत्य, ओके, मुख्य कार्यपालक अधिकारी व सचिव के कृत्य धारा 72 है। देन जिला पंचायत की राजनिधि से संबंधित धारा 76 है। ओके, देखो अवैध कॉलोनी निर्माण वगैरह के लिए ये जो चीजें हैं ये लास्ट ईयर भी पूछी थी। अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो आप इजीली कर सकते थे उसमें से। अब आती है छत्तीसगढ़ी कहावत है, जांगेर के चलत ले का अर्थ है। छत्तीसगढ़ी कहावत, जांगत के चले यानी स्वयं पर भरोसा, ट्रस्ट योर सेल्फ, टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड विकसित किया जा रहा है। आपको पता होगा सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है देश का वो कहाँ पर लगा हुआ है? वो राजनांदगांव में लगाया हो गया। तो राजनांदगांव में अगर लगाया गया है फोटोवोल्टिक सेल का सबसे बड़ा प्लांट, तो फिर कहाँ पर विकसित करेगा? तो सौर वैश्विक आर्थिक क्षेत्र राजनांदगांव हुआ इसका आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? तो एव शिवनाथ माउंट, ये जो है ये मतलब बाएं लेफ्ट साइड इससे मिलती है। राइट ट्रिब्यूटरी जो है महानदी की वो है तेल। ओके, तेल है, तेल जौक जौक भी है, तो ये राइट साइड से मिलती है। फिर है छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है सोहरई। सोहरई का जो त्योहार है वो विशेषकर पशुओं से संबंधित है, उनकी पूजा भी की जाती है उस दिन उस त्योहार पे। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो 92 का सी है। फिर है कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से नेशनल सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई? तो उसका सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से प्राप्त की गई थी। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मोर मऊर किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं? देखो आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है छिंद या छिन्न है। ओके, 94 का ए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र वसा कला केंद्र संचालित है। इसका सही आंसर देखा गया था, बाकी मतलब इसका जो सही आंसर मिला था वो धमतरी मिला था। बाकी आप एक बार देख लेना, मैं इसका कंफर्म नहीं कर सकता। ओके, तो धमतरी वैसे इसका सही आंसर है। फिर स्वतंत्रता सेनानी बाबू पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से है? तो ये मैं अभी छोड़ता हूँ। ओके, इसका आंसर देखा था, लेकिन अलग अलग आंसर इसके मिले हैं। तो कहीं खैरागढ़ भी मिला है, कहीं छुईकदान भी इसका आंसर देखा है। फिर छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप योजना के लिए कौन पात्र है? तो देखो स्टैंड अप योजना के लिए छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत वर्ष वर्ष में SC ST के जितने भी लोग हैं, साथ में जो महिला एंटरप्रेन्योर है वो इसके पात्र हैं। तो उपरोक्त सभी ये तीनों ही इसके पात्र हैं। फिर आता है भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि दिनांक को बोया जाता है? देखो भोजली त्योहार का आपको पता होगा, छोटे छोटे दौने रहते हैं, उनमें जो गेहूं गेहूं के जो बीज रहते हैं वो डाल दिए जाते हैं, और फिर रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को, वो सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है सोन की, बोया कब जाता है? तो बोया जाएगा श्रावण शुक्ल की पक्ष की पंचमी को, उसको बोया जाएगा। तो उसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, कलचुई काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था? तो सेमरियागढ़, सेमरियागढ़ एक गढ़ था जो कि छत्तीसगढ़ के कलचुरी में शामिल था। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? तो देखो भाटा मिट्टी, डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी। इसका सही आंसर होगा कन्हार मिट्टी। आपने मिट्टियों के बारे में क्लासिफिकेशन देखे होंगे, इंटेंसी सोल्स, बेरिटाइल सोल्स। तो ये कन्हार मिट्टी जो है जो बेरिटाइल सोल्स में इसका वो आता है। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है अराउंड 7.5 से लेके कुछ 8.5 के आसपास होती है। ओके, तो इसका आंसर है। तो दोस्तों इस तरह देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो जैसा कि अभी तक का अगर हम 5 से 6 साल का ट्रेंड देखें, तो जो कट ऑफ गया है वो अराउंड 100 to 120 के आसपास गया है। तो इस बार भी वही कट ऑफ जाने की उम्मीद है। बोल नहीं सकते जो क्वेश्चन पेपर है या ज़्यादा इजी है या हार्ड है, मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। ओके, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछे गए हैं। ओके, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दक्षिण कौशल आईएएस को। और इससे रिलेटेड और भी डिटेल जैसे GS2 है, आपका CSET है, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग लेके आएंगे। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।